जय हिंद फ्रेंड्स, सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जाति जनगणना सर्वे हुआ है तो पूरे इंडिया में एक हड़कंप मच गया है, एक तरीके से भूचाल आ गया है और ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि कास्ट सेंसस कराया जाए। वो कास्ट सेंसस जिसका 2011 का डेटा रिलीज नहीं किया गया है, वो कास्ट सेंसस जो आखिरी बार आजादी से पहले हुआ था। तो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक नया विवाद छेड़ दिया है, एक नया मुहिम छेड़ दिया है कि अगली बार अब कास्ट सेंसस सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये सारी फाइंडिंग्स देखेंगे कि आखिर क्या पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर हो सकते हैं, किसने किसको क्या कहा, और हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में मैं आपके सामने 6 सवाल ऐसे रखूंगा जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस हो गया, चाहे वो प्रीलिम्स हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया। स्पेसिफिकली ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जिनका बीपीएससी का इंटरव्यू है। रिसेंटली मैं उस बीपीएससी के इंटरव्यू हमारी अड्डा 24/7 मॉक इंटरव्यू भी करा रही है होस्ट, जिसमें मैं एक पैनलिस्ट भी हूं। आप लोग के सामने जल्द ही वो वीडियो भी शेयर की जाएगी, लेकिन वो सारी बातें बाद में। मैं अभी आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट 6 सवाल इस पूरे टॉपिक से क्या हो सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉमिस। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपको सारी बातें जो है वो अच्छी तरीके से पता चल जाए। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने हमेशा से अपने मेंटरशिप सेशन के लिए बात की है। वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां जाना और गूगल फॉर्म फिल कर देना। चाहे आप कॉलेज से हो, फुल टाइम तैयारी कर रहे हो, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो या फिर मैरिड हो, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए मुझे पता है आपको मेंटरशिप की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। तो फिर वीडियो अगर पूरा देखिए, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन को जरूर फिल करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 1 साल के प्रोग्राम में आइए। प्रीलिम्स हम लोग क्रैक करेंगे, लेकिन जब मैं आपको स्ट्रेटजी शेयर करूंगा आपके हिसाब से तभी। ठीक है, चलिए वीडियो पे अब आगे चलते हैं। आपने देखा ये जाति जनगणना हो रही है, कास्ट सेंसस हो रहा है और रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद कुछ चौंका देने फैक्ट्स आ रहे हैं कि भाई ओबीसी एससी एसटी मिला के बिहार की जो कास्ट पॉपुलेशन है वो इन तीनों वर्गों में सबसे ज्यादा, लगभग 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है। समझ रहे हो आप? ओबीसी एसटी एसटी मिला के लगभग 80% से भी ऊपर। चौंका देने वाली बात क्या है, आइए देखते हैं। बिहार ने, ये 4 सवाल हैं जो मैं भी आपके सामने पढ़ूंगा। बिहार ने भाई कास्ट सेंसस रिपोर्ट जारी की है, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट एट 36% पर है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पुश ओबीसी काउंट टू 63, मतलब ओबीसी तो ऑलरेडी है ही, ओबीसी के साथ जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, इन दोनों को मिला के 63% का ये पॉपुलेशन है इनकी कास्ट की। ठीक है, डेटा जो रिलीज किया गया है कि डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैं वहां के विवेक सिंह द्वारा, जो कि बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने इस जनगणना के डेटा को शेयर किया है। बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 13 करोड़ है, जो कि 2011 में 11 करोड़ थी। 2 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, 2000 सेंसस में लगभग 10 करोड़ सिंधी, इतना, अच्छा 10 करोड़ थी भाई। EBC make up to 36.01 and OBC an additional of 27.13। अब सवाल क्या क्या बन सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है, बिहार कास्ट सर्वे की फाइंडिंग क्या है? याद रखिएगा, ये सेंसस नहीं है, ये रिपोर्ट है, ये सर्वे है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सर्वे। स्टेट जो है वो सेंसस नहीं करा सकती, जो कि नेशनल लेवल पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है। लेकिन यहां पर भी कैच है, अभी हम आगे समझेंगे। की फाइंडिंग्स की हम बात करेंगे कब कैसे ये सर्वे शुरू हुआ, हम बात करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, बिहार का सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम ये भी बात करेंगे कि इस कास्ट सर्वे की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में और जो विधानसभा का चुनाव है बिहार में, उस पर क्या असर पड़ेगा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जब से यह मामला शुरू हुआ था तब से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनकर आया था कि सबसे पहले पीआईएल डला था, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला गया और 2 बातों पे डाला गया। इस सेंसस के सर्वे को सेंसस के सर्वे को पब्लिश होने ना होने के लिए 2 बातें कही गई थी। एक, ये पूछा गया था कि ये राइट टू प्राइवेसी को हिंडर करता है कि ये सर्वे रिपोर्ट जो हो रही है वो
डोर डोर जाके जितने भी अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, जो कि सर्वे का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, जो रिपोर्ट ले रहे हैं, घर घर जाके उनसे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, उनसे उनका धर्म, उनकी जात पूछी जा रही है। तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन फाइल कर दी कि ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, ऐसा नहीं करता है राज्य सरकार। एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा ये हो गया, एक और पिटीशन आई थी कि भाई ये सेंसस नहीं हो सकता, क्योंकि सेंसस तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, उसके पास ही पावर है सेंसस करने का। ये दोनों बहुत बड़े सवाल थे जो कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल राइट टू प्राइवेसी का। अब हुआ क्या, जो पेटिशनर थे, जिन्होंने केस फाइल किया था, पेटिशनर ने अपोज किया कि सर्वे जो है वो राइट टू प्राइवेसी को हिंडर करता है, क्योंकि जो जैसे आप हो गए, आपसे अगर कोई सर्वे करने आएगा तो आप अपनी जाति बताओगे, धर्म बताओगे, अपना कास्ट बताओगे, मंथली इनकम बताओगे, तो क्या आप सहज हो? इनका यह कहना था कि भाई प्राइवेसी एक बहुत बड़ी मैटर है, लोग क्यों शेयर करेंगे। लेकिन जो है वो कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने रेफर किया 2017 का केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू प्राइवेसी के लिए। इसमें यह कहा गया, कोर्ट ने इस 3 ट्रिपल बेंच की जो जजमेंट थी उसमें कहा गया कि भाई हम राइट टू प्राइवेसी में कुछ परमिसिबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। हम मानते हैं कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये कुछ हद तक परमिसिबल रेस्ट्रिक्शंस है, इंपोज की जा सकती हैं फंडामेंटल राइट पे, क्योंकि स्टेट जो है वो लेजिटिमेट इंटरेस्ट के लिए, वो लीगल इंटरेस्ट के लिए, वो लोगों के भलाई के लिए और रैशनल रीजनेबल रीजन के लिए भाई ये सर्वे करा रहा है। ये बहुत अच्छा जवाब दिया। कोर्ट ने यह भी आइडेंटिफाई किया, ये जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, ये डेटा किसी टैक्स पर्पस के लिए नहीं हो रहा है, किसी ब्रांडिंग, किसी की लेबलिंग करने के लिए नहीं हो रहा है। ये डेटा कलेक्ट हो रहा है कि आपके आर्थिक आधार पर, आपकी एजुकेशनल सिचुएशन कैसी है, आपका जो है जाति क्या है, आप टोटल इनकम क्या है, ताकि इन चीजों को अगर डेटा के फॉर्म में बिहार को मिलेगा तो नीतियां बनाने में काफी आसान होगा, पॉलिसी ड्राइव करने में आसान होगा, अफर्मेटिव एक्शन प्लान बनाने में आसान होगा, किस वर्ग के लोग कितना कमा रहे हैं, किस जाति, किस धर्म के लोग कहां कहां हैं, उस हिसाब से हम पॉलिसीज बनाएंगे। तो कोर्ट को यह बात बड़ी अच्छी लगी, तो कोर्ट ने यह पिटीशन को खारिज कर दिया, पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा आता है कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस कर सकती है। बात तो सही है कि जो सेंसस है, जो जनगणना है जाति की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार कर सकती है, ना कि राज्य सरकार। बात सही है। कहां लिखा गया है भाई? ये लिखा गया है, जो पेटिशनर थे उन्होंने चैलेंज किया था कि यूनियन गवर्नमेंट कुड कंडक्ट सेंसस, स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट, ठीक। उन्होंने कहा कि एंट्री 69 जो कि हमारी 3 लिस्ट होती है, 7 शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट उस पे कानून पारित कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। स्टेट लिस्ट में राज्य सरकारें वो कानून पारित चेंज कर सकती है। अब आता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट जो कि समवर्ती सूची होती है, जिसमें यूनियन स्टेट दोनों मिलकर बहस कर समझ कर वो कानून पास करते हैं। अब इनका कहना है कि एंट्री 69 है हमारा यूनियन लिस्ट में, एंट्री 69 कहता है, जो कि सेंटर को एक एक्सक्लूसिव पावर देता है सेंसस को कंडक्ट करने की। यह बात कही गई है पेटिशनर ने, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 246 जो कि डील करता है पार्लियामेंट की पावर को एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेट करने की, ऑन एनी मैटर एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1। अपने लिस्ट में पार्लियामेंट को इतनी पावर दी जाती है कि किसी भी मैटर में वो हस्तक्षेप कर सकता है और लेजिस्लेट कर सकता है, मतलब कि कानून को चेंज कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, ठीक है। लेकिन जो कोर्ट ने ये कहा कि एंट्री 45 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, कॉन्करेंट समवर्ती सूची में एंट्री 45 जो है ये कहता है वो ऐसा सब्जेक्ट है विच कंटेन्स द बोथ स्टेट एंड सेंटर, ठीक है, जिसको हमने कहा कि उसका राज्य सरकार पे भी और केंद्र सरकार का दोनों का उतना ही अधिकार है। इज सिमिलर टू एंट्री 94 ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है, एज बोथ कॉन्फर पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक फॉर वेरीफाइंग डिटेल्स। जो 94 एंट्री कहती है यूनियन लिस्ट में, सेम 45 कहती है वो कॉन्करेंट लिस्ट में। क्या कहती है कि भाई सेंटर कॉन्फर्स पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरीफाइंग डिटेल, है ना। स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने
होने पड़ेंगे अगर किसी भी डिटेल्स को हम वेरीफाई करते हैं, कोई भी नीति निर्माण पॉलिसी बनाते हैं। तो टू अचीव द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग गोल लिस्टेड अंडर एंट्री 2 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम जाएं आर्टिकल 45 कॉन्करेंट लिस्ट में कह रहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट आर्टिकल 45 के तहत जो हमारा एंट्री नंबर 20 है कॉन्करेंट लिस्ट में, उसके तहत हम स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, जो कि आर्थिक और सामाजिक प्लानिंग, राज्य के आर्थिक और सामाजिक प्लान को हम सुनिश्चित करने के लिए। तो यहां पर भी जो पेटिशनर थे वो भी गलत हो गए। तो अब स्टेट के पास पूरा पावर है इसको करने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सेंसस नहीं है, ये कास्ट सेंसस सर्वे है। ध्यान से आप देखेंगे तो अच्छे न्यूज़पेपर में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में इसको सेंसस नहीं कह के, जबकि बिहार कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई है, बिहार कास्ट रिपोर्ट सर्वे ऐसे करके दिखाया जा रहा है। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ये स्लाइड है मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग नजर होके आई है वो ये आई है कि जो जाति है हमारी, एक तो हिंदू की पॉपुलेशन जो है वो लगभग कुछ खास चेंज नहीं हुई है। 82% जो है पूरे बिहार में हिंदू हैं, 17 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो है वो मुसलमान हैं। क्रिश्चियन की पॉपुलेशन कम हुई है और मतलब हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा हुई है। अब हिंदू में बड़े सारे लोग आते हैं, चाहे हिंदू में तो अपर कास्ट भी है, हिंदू में ओबीसी भी है, हिंदू में आपका एससी, एसटी, ईबीसी सब आते हैं। अब जनरल कैंडिडेट की हम अगर हटा दें बात, जनरल कैंडिडेट में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और कायस्थ ये जनरल में आते हैं। ओबीसी में यादव, कुशवाहा, कुर्मी और बनिया। ये ताज्जुब हो जाएगा जान के कि यादव लोग जो हैं लगभग 14.26%, मतलब पूरे पॉपुलेशन में से आप समझ रहे हैं 82% का जो हिंदू का पॉपुलेशन है उसमें से 14% जो है वो सिर्फ और सिर्फ यादव कम्युनिटी है, जो कि सबसे ज्यादा है। यादव के बाद फिर जो आता है मैक्सिमम वो है भैया आपका ये दुसाद, धारी, दराही ये आता है। उसके बाद आता है चमार, मोची, रविदास, फिर आता है आपका भाई कुशवाहा, फिर आता है ब्राह्मण, फिर राजपूत। तो मतलब इस तरीके से तो यहां पे जो ओबीसी है, ओबीसी का जो एक्सट्रीम बैकवर्ड ग्रुप है ना वो काफी ज्यादा। एक्सट्रीम बैकवर्ड ग्रुप में आप ये देख सकते हैं, ये है केवट हो गया, मल्ला हो गया, तेली, नाई, धनु, गंगोटा, नोनिया, बंदाई, बिंद, ये सब एक्सट्रीम मतलब ये लोग तो वो हैं जो कि मतलब बिल्कुल अगर आप गांव से होकर आते हो ना, अगर आपको आपका घर गांव में है, कोई रिश्तेदार गांव में है ना, तो आपको ये जो जात हैं अनटचेबल्स कहे जाते हैं। लिटरली मैं बता रहा हूं आपको, ये अनटचेबल्स कहे जाते हैं, जो कि नाली साफ करते हैं, जो कि अन्य काम करते हैं, और बहुत लोग इनसे ईर्ष्या रखते हैं, नहीं इनको अपने घर बुलाते हैं, इनके अपने थाली में खाना नहीं खिलाते हैं, अलग जमीन पे बैठाते हैं। बहुत ज्यादा इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इनको थोड़ा सा प्रीमियम करेंगे ओबीसी, ओबीसी के बाद एससी, एससी के बाद आप जनरल कैंडिडेट में आ जाएंगे। ठीक है, हिंदू 81.9 लगभग 82, इस्लाम 17, क्रिश्चियन इतना, बुद्ध, सिख, जैन इतना। ठीक है, अब ईबीसी क्या होते हैं, व्हाई दे मैटर। ईबीसी इसलिए मैटर करता है क्योंकि इसमें लगभग 130 जातियां हैं। सोचिए ईबीसी में अलग 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 सब जातियां इसमें हैं, 130 ऑड कास्ट है, जो कि समाज के सबसे लोअर तबके का कास्ट वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और सब ओबीसी में जो डोमिनेट कर रहा है वो यादव है और कुर्मीज हैं। यादव और कुर्मी भाई डोमिनेट करते हैं। और ईबीसी में मैंने आपको बता दिया मल्ला, नाई, नोनिया। नाई मतलब वही जो बाल वाल काटता है आपका, मल्लाह वगैरह जो हैं, जो मेरे ख्याल से मल्लाह जो लाश वगैरह को जलाते वगैरह कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पर, ये सेम चीज है जो कि मैंने आपको रिपोर्ट में बताई है, पीडीएफ आप ले लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा। कास्ट वाइज ब्रेकअप मिल गया है। देयर आर टोटल 203 कास्ट हैं बिहार में, जिसमें कि 4 तो हैं हिंदू वाले, उसके बाद 3 मुसलमान के हैं, और बाकी 196 जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जिसमें से 112 जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस हैं। उसके बाद लगभग ओबीसी 30, शेड्यूल कास्ट में 22 और शेड्यूल ट्राइब में 32। 10 कास्ट हैज बीन रिपोर्टेड नॉन आइडेंटिफाइड इन इतना। ये सब आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो किस लेवल की जाति, मतलब जाति जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यहां पे हमारे जर्नी से रिलेटेड। ठीक है,
अब देखिए ये किस लिए हुआ है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमने ये इसलिए किया है ताकि बिहार में जो नौकरियां मिल रही हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है, उनकी रिजर्वेशन की दरें जो हैं बढ़ें। हाल फिलहाल में बिहार में कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब स्टैंड करती है, वहां पर रिजर्वेशन है। जैसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में जो है वो 18% है रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 16, बैकवर्ड में 12, ईडब्ल्यूएस 10% है जो कि यूनियन गवर्नमेंट लेकर आई थी। वुमेन का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ मात्र 3% है, शेड्यूल ट्राइब का 1% है। इसमें एक चौंका देने वाली बात यह है कि जो वुमेन का जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हुई है। इसलिए कम हुई है क्योंकि सन 2000 में बिहार कई हिस्सों में कटा, जिसमें से अब एक हिस्सा निकलकर झारखंड बन गया। तो झारखंड में मोस्टली जो ट्राइब हैं, स्पेसिफिकली जो मुंडा ट्राइब वगैरह, ये काफी ज्यादा उधर चले गए थे। तो बिहार में ट्राइब्स जो हैं वो कम हैं, लेकिन यादव, ओबीसी और ईबीसी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी जर्नी, आपने सवाल देखा था ना पहले में, उसका तीसरा सवाल मैं बता देता हूं कि जर्नी कैसी रही है। देखिए 2020 में नीतीश कुमार ने बिहार के कास्ट सेंसस की बात रखी थी। ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार ठीक उसी मतलब ओबीसी समुदाय से बिलोंग करते हैं और 1970 के 80 के आसपास एक मुख्यमंत्री बनते हैं जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से ही निकल कर आते हैं। हालांकि उनकी सरकार बहुत दिन तक नहीं चली, लेकिन उन्होंने ही मुद्दा निकाला था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का। तब से वो मुद्दा जो है वो हर राजनीतिक दल बिहार का उठा के लेते चला आया है, अपनी राजनीति में उसने गढ़ दिया है और वोट बैंक बना लिया है। अब आज वो टाइम आ गया है जहां पर एक सर्वे निकला 2020 में, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट बीजेपी, जो कि केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, बीजेपी नेशनल लेवल पर कास्ट सेंसस को उतना सपोर्ट नहीं करती है। इसी वजह से उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लेके आई, जो कि आर्थिक मतलब कि जो कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति में कमजोर है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% रिजर्वेशन आया है। ठीक है, लेकिन जो बिहार में बीजेपी है वो सपोर्ट करती है इस कास्ट बेस्ड सेंसस को। 2021 में नीतीश कुमार ने अपने विधानसभा में सबकी सहमति ले ली थी। सहमति लेने के बाद ही उसके बाद ये एक कुछ पास हुआ। जब सहमति ली तब तो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब ये 2022 में इसका जब लेजिस्लेशन पास हुआ कि भाई अब सर्वे होना है, अब जनगणना होनी है, रिपोर्ट होना है, तब बीजेपी अपोज करने लगी। जब बीजेपी को पता चला कि भाई 500 करोड़ इस सर्वे में फूंका जा रहा है, लग रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो बीजेपी ने 2 सवाल उठा लिए। कौन सी बीजेपी? जो कि स्टेट की बीजेपी है, नेशनल की तो अलग बात है। स्टेट की बीजेपी ने 2 सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 2 बातें हमारी नहीं पूरी हुई हैं। पहला, आपने डिस्कस ही नहीं किया इसके पैरामीटर्स, मोडेलिटीज क्या होंगे, आपने हमसे डिस्कस नहीं किया, आपने अपनी पार्टी से डिस्कस करके आपने एक पैरामीटर बना के भिजवा दिया। दूसरा यह है कि इसमें सब कास्ट का सर्वे है, कहां होगा? हम लोग भी तो कुछ और अपना अपना बात रखेंगे। अगर सर्वे हो ही रहा है तो हम भी अपनी बात रखेंगे। तो बीजेपी का कहना था, लेकिन सर्वे बिना उनके इस पॉइंट के बजाय हो गया। और 2022 में भाई आपके सामने फेज 1 स्टार्ट हुआ, 2023 में फेज 2 स्टार्ट होके अब मामला रफा दफा हो गया। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, जो पेटिशनर थे वो लोग चैलेंज कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है 2 बातें जो मैंने आपको बताई थी, वो 2 बातों को लेकर चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट पे केस ट्रांसफर कर दिया कि भाई तुम देखो तुम्हारा काम। पटना हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि भाई ये लोग जो हैं वो डेवलपमेंट विद जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, अफर्मेशन एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है वो एक सामाजिक स्तर पर लोगों के लिए एडुकेशन, जॉब्स और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने के लिए अच्छा कार्य है। तो लोगों ने रोका नहीं उनको और आगे बढ़ने का मौका दिया। इस वजह से यह सर्वे रिपोर्ट पास हो गया था। अब बात यह है, ये सर्वे रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं ओबीसी कोटा 27% जो हमारा कैप है, जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मंडल कमंडल जो एक तरीके से पूरा डाइकोटमी बन चुका है कि 27% से ज्यादा आपको ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं देना है। हालांकि इस पे बात चल रही है। जस्टिस रोहिणी कमेटी जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, जस्टिस रोहिणी
कमीशन जो कि एग्जामिन कर रहा है सब कैटेगराइजेशन, 2017 से ही वो इस पे स्टडी कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन इसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया है, अभी इसी साल रिपोर्ट आई है। बिहार सर्वे एक डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टेट की पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा असर डालेगी। ये सर्वे जो है वो भी एक लॉन्ग लास्टिंग जो क्वेश्चन है ना, 50% कैप का रिजर्वेशन के, कि कुछ भी हो जाए 50% की जो सीलिंग है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, वो बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो सर्वे हुआ है शायद ये आगे बढ़ सकता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, किस तरीके की बात होगी, वो तो देखा जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल लाया हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। थोड़ा सा टॉपिक से चेंज करके हम सवाल अटेम्प्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये कब क्रिएट हुआ था भाई? काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हुआ था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने ये हमारा जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको राज्यसभा बोला था, क्या उन्होंने इस नाम को दिया था काउंसिल ऑफ स्टेट इज इक्वल टू राज्यसभा? क्या ये सही है? तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, सही जवाब टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में मुझे पता है आपको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, इसीलिए हम लोगों ने ये बैच भी लेकर आया है जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जय हिंद नाम का कोड यूज करेंगे और साथ ही आपको मतलब इंग्लिश माध्यम का बैच, हिंदी माध्यम का बैच, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम का बैच 3 साल की वैलिडिटी के साथ जय हिंद नाम का कोड यूज करेंगे। इस नंबर को भी यूज कर सकते हैं आप कॉल करने के लिए। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज आप जाके कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।